नमस्कार लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जियोग्राफी विद साइंस में। आज हम कक्षा 12वीं का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 मानव विकास। शुरू करते हैं। मानव विकास को जानने से पूर्व हमको समझना होगा, एक कंसेप्ट है वृद्धि और विकास। बच्चों, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। NCERT की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत का ये तीसरा चैप्टर है। इसके एक एक बिंदु को हम क्रमवाइज तरीके से पढ़ते जाएंगे। हम सरल भाषा का प्रयोग करेंगे और निश्चित रूप से उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जिनकी हमको आवश्यकता है, और उन बिंदुओं में ही आपका पूरा चैप्टर सिमटा हुआ होगा। सबसे पहले बात करेंगे वृद्धि और विकास की। ये दो संकल्पनाएं बच्चों, एक ही वृद्धि और विकास एक ही चीज नहीं है। किताब की भाषा में कहूं तो वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, और विकास गुणात्मक परिवर्तन जो मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकती है। विकास उस समय तक होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो। समझने का प्रयास करेंगे, एक सरल सा उदाहरण लेने का प्रयास करूं मैं। वृद्धि शारीरिक हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, लेकिन विकास जो होता है वो शारीरिक और मानसिकता के साथ वो गुणवत्ता में वृद्धि हो तो उसे विकास कहा जाता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, एक पौधा लगाएं और वो पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करता चला जाए, बढ़ता चला जाए, उसकी वृद्धि होती चले जाए और बड़ी शाखाएं, उसकी एक बड़ा ट्रंक, उसकी बड़ी जड़ें बन जाए, लेकिन उसमें फल फूल छाया कुछ भी वो ना दे, तो इसका मतलब उसकी वृद्धि तो ही है लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बालक, शिशु जब जन्म लेता है और वह बाल्यावस्था किशोरावस्था से होता हुआ युवावस्था तक पहुंच जाता है, उसका शरीर तो बढ़ता है, उसकी वृद्धि तो होती है, लेकिन मान के चले हैं वह समाज में कोई योगदान नहीं दे पाता है। उसका बौद्धिक स्तर बहुत निम्न रहता है, वह अपने स्वयं की समझदारी, स्वयं के विवेक का उपयोग नहीं कर पाता है, और वह ठीक उसी प्रकार से व्यवहार करता है, खाना पीना सोना, अन्य जानवरों की तरह, अन्य जीवों की तरह। तो निश्चित रूप से उस मनुष्य का वृद्धि तो हुई है लेकिन उस शरीर का विकास नहीं हो पाया है। यह है वृद्धि और विकास की मूलभूत संकल्पना। दोनों को एक ही ना समझे, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि वृद्धि हो तो विकास भी हो, वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ हो, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। वृद्धि विकास युक्त भी हो सकती है और विकास के बिना भी हो सकती है, विकासहीन भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको हम। आपकी स्क्रीन पर ये दो चित्र आप देख पा रहे होंगे। इसमें बाईं तरफ विकासहीन वृद्धि है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जनसंख्या में खूब वृद्धि हुई है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर आप चित्र से समझ सकते हैं। लोग बकरियों को लेकर मार्केट से जा रहे हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, कितना रस है, भीड़ है। और वहीं दूसरी तरफ का जो दाएं तरफ का चित्र है, इसमें आप देख पा रहे हैं साफ सुथरी सड़कें हैं, वेल ड्रेस्ड लोग यहाँ पे दिख पा रहे हैं आपको, ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग दिख रही है और पेड़ भी दिख रहे हैं। अर्थात ये आंखों को सुकून देने वाला चित्र है। अर्थात ये विकास युक्त वृद्धि का चित्र है और ये विकासहीन वृद्धि का चित्र। यहाँ आपको बताता चलूँ, ये जो चित्र है आपके बाईं तरफ, ये एक देश है सियरा लियोन, ठीक है। और बाईं तरफ अर्थात सियरा लियोन, इसका मतलब यहाँ विकास नहीं हुआ है। वृद्धि तो हुई है, लोग तो बढ़ गए, लेकिन क्या नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। आगे हम सियरा लियोन की और भी बात करेंगे छोटी मोटी, जो आवश्यकता अनुसार। और वहीं दूसरी तरफ आप अंदाजा लगाइए ये देश कौन सा हो सकता है, जितना खूबसूरत देश दिख रहा है। तो बच्चों ये है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है ये? स्विट्जरलैंड, जहाँ विकास, मानव विकास सूचकांक में प्रमुख 5 देशों में आता है। अर्थात जब वृद्धि हो, जनसंख्या बढ़े, लेकिन जनसंख्या, लोगों को रहन सहन का स्तर, वहाँ का जीवन यापन निम्न दर्जे का रहे, तो विकासहीन वृद्धि होती है। और वहीं गुणवत्ता में यदि सुधार हो तो वह वृद्धि कैसी होती है? विकासयुक्त होती है। आगे बात करेंगे हम मानव विकास की अवधारणा की। मानव विकास की अवधारणा, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया, ठीक है। सन था 1989 से 1989 की बात है। पाकिस्तान के ये वैज्ञानिक हैं डॉक्टर महबूब उल हक और एक भारत के अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन, दोनों की अच्छी मित्रता थी। उन्होंने दोनों ने मिलकर के मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। मैं नाम लिख देता हूँ, दूसरे वैज्ञानिक का नाम, दूसरे अर्थशास्त्री का नाम, अमर्त्य सेन। इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है दोनों लोगों को। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के लिए उन विकल्पों में बढ़ोतरी से है जिससे वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। क्या मतलब समझे इसका? इसका संबंध यह है
इसका अर्थ ये सरल शब्दों में कहें तो मानव विकास का अर्थ क्या होता है कि जो लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां उन लोगों को अपने जीवन को आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए, अपनी क्षमताओं वृद्धि करने के लिए ऐसे विकल्प मौजूद हों, ऐसे विकल्प मौजूद हों जिनसे वो जीवन अपना सुखद और आत्मसम्मान के साथ जी सके। और वो विकल्प अर्थात विकल्प कैसे मौजूद हो? उनकी क्षमताओं के अनुसार। और क्षमताएं, तो क्षमताओं की वृद्धि भी होना मानव विकास में आता है। मैं एक सरल सा लाइन में कहना चाहूं कि किसी देश के लोग इतने क्षमतावान हो जाएं कि उनके सामने बहुत सारे विकल्प मौजूद हों, या ये कहें कि मौजूदा विकल्पों में से अपनी क्षमता के अनुसार कोई विकल्प चुन सके और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके। विकास का मूल्य उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है। दिशा नहीं है, दशा है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, ये दीर्घ है, केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का उद्देश्य, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। सार्थक जीवन, सार्थक शब्द में छुपा हुआ है अर्थ, यानी अर्थ के साथ जीवन हो, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य हो। जीवन लंबा होना महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों, जीवन का एक उद्देश्य होना महत्वपूर्ण है, और उद्देश्य पूर्ण जीवन ही सार्थक जीवन होता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि लोग, किसका अर्थ है? मानव विकास के अंत में कहा गया कि मानव विकास का अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों। कैसे हों? स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज में प्रतिभागिता करें और उद्देश्यों को और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। जो उन्होंने उद्देश्य बना रखे हो अपने, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो कैसे हो? स्वतंत्र हो। एक बार पुनः समझेंगे। मानव विकास की अवधारणा का मूल जो टारगेट है वो मानव है, और मानव का विकास कब होगा? तब उसका जीवन कैसा होगा? मानव का जीवन दीर्घ होगा। दीर्घ के साथ कैसा होगा? सार्थक होगा। सार्थक कैसा? जिसका कोई उद्देश्य हो। दीर्घ जीवन, केवल दीर्घ जीवन, दीर्घ जीवन का लंबा होना ही महत्वपूर्ण नहीं है मानव विकास में। मानव विकास कहता है कि जीवन लंबा हो, सार्थक हो, उसका कोई उद्देश्य हो, उद्देश्यपूर्ण जीवन हो, ताकि समाज में प्रतिभागिता कर सके, अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सके, उन बुद्धि और विवेक का उपयोग कर सके, और जो भी उद्देश्य उसने देखे उनको पूरा करने में वह स्वतंत्र हो। किसी प्रकार की जाति, लिंग, धर्म, उम्र, स्थान, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, तो निश्चित रूप से मानव विकास होता है। आगे बात करते हैं। यहां लिखा हुआ है एक शिष्ट जीवन। कैसा जीवन? ये शिष्ट है, एक शिष्ट। ठीक है, एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन क्या कहती है? संसाधनों तक पहुंच एक बात, स्वास्थ्य दूसरी बात, शिक्षा तीसरी बात। 3 बिंदु हैं। संसाधनों तक पहुंच 1 नंबर, नंबर 2 स्वास्थ्य, नंबर 3 शिक्षा, मानव विकास के केंद्र बिंदु है। इसलिए लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए, कि लोग के सामने विकल्प ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, अपनी क्षमताओं का उपयोग करके वो अधिक से अधिक विकल्प चुन सके, इसके लिए क्या करना होगा? हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यानी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनको बेहतर शिक्षा मिले, और संसाधनों तक पहुंच उनकी आसान हो। संसाधनों तक पहुंच का मतलब क्या हुआ? संसाधनों तक पहुंच का मतलब है उपलब्ध संसाधनों को उपभोग करने के लिए वो स्वतंत्र हो रही है। तब है जब उनको आर्थिक आजादी मिलेगी। आर्थिक आजादी का मतलब ये होगा कि वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे, सक्षम होंगे। इसको एक शब्द में कहूं कि उनकी आय बेहतर होगी। ठीक है, बेहतर आय होगी तो निश्चित रूप से वो उपलब्ध संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग कर पाएंगे। उदाहरण के लिए एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता। क्यों? क्योंकि उसको शिक्षा पर्याप्त नहीं मिल पाई है, अर्थात उसके विकल्प सीमित हो गए। ठीक है, इसी प्रकार निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते। निर्धन लोग जो है बीमारी के लिए अपना चिकित्सा उपचार, महंगा चिकित्सा उपचार, बेहतर चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते, क्योंकि उनके पास संसाधनों तक पहुंच की क्षमता का विकास नहीं हुआ है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उनका आय उनके पास पर्याप्त नहीं है। कि संसाधनों के अभाव में ये हवा नहीं बच्चों, अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे मानव विकास। मानव विकास के कुछ पहलू है बच्चों जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव विकास के स्तंभों की, फिर मानव विकास के उपागम, मानव विकास के घटक आधार और मानव विकास सूचकांक।
ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक तालिका में यहाँ पे लिया है और इस तालिका का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं। यदि आपको पॉइंट याद हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको पाठ इजी लगेगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले मानव विकास के स्तंभ, 4 स्तंभ है बच्चों मानव विकास के। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा समता को समानता भी कहा जाता है, सतत पोषणीयता को सततता कहा जाता है, उत्पादकता यही है, और सशक्तिकरण को सक्षमता भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एक बिंदुओं की। मानव विकास के 4 स्तंभों को बारी बारी समझेंगे। समता, बड़ा ही सरल है। समता का मतलब है समानता। क्या? समानता। किसकी समानता? अवसरों की समानता। किसकी समानता? अवसरों की समानता। ठीक है। समता आकाश है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। ठीक है। मानव विकास का जो पहला स्तंभ है समता, वह कहता है कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन विकल्पों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अवसर दिए जा रहे हैं उन अवसरों तक पहुंच सबकी समान होनी चाहिए। लोगों को उपलब्ध जो अवसर होते हैं, जो अवसर सरकार दे रही है, कोई समाज दे रहा है, कोई संस्था दे रही है, वो अवसर देते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। यह भेदभाव हो सकता है लिंग के आधार पर हो, प्रजाति के आधार पर हो, आय के आधार पर हो, और भारत के संदर्भ में जाति के आधार पर, यानी कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कब? जब हम उनको अवसर दे रहे हैं। एक सामान्य उदाहरण लेके चलूं कि मान के चले हम कहें कि शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो अभी भी बहुत से पिछड़े क्षेत्रों में, बहुत से देशों में लड़कियों की शिक्षा को पूर्ण सशक्तिकरण या पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। लड़कियों को शिक्षा के पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किए जाते, भेदभाव किया जाता है लिंग के आधार पर। तो मानव विकास कहता है कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने मौलाना यूसुफजई का नाम सुना होगा, पाकिस्तान की जो एक लड़की थी जिन्होंने मानव लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत योगदान दिया, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों की शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है, अफगानिस्तान वगैरह इन क्षेत्रों में। कोई नहीं, ये कभी अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास को समझने के लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा। बच्चों, आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं या जो भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने अब तक निश्चित रूप से इस शब्द को पहले भी कई बार सुना होगा, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार से उपभोग किया जाए कि वह संसाधन विकास में योगदान दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वे संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित बने रहें। सतत पोषणीय विकास इसे कहा जाता है। तो मानव विकास में सतत पोषणीय विकास का भी ध्यान रखा जाता है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसरों की निरंतरता बनाए रखने पर केंद्रित है। इसके लिए पर्यावरण, वित्तीय और मानव संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना आवश्यक है। इसका एक उदाहरण लड़कियों को शिक्षित करने का महत्व है, जो कैरियर के विकल्प खोल सकता है और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को बेहतर बना सकता है। उचित प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पीढ़ी को पिछली पीढ़ी के अवसर और विकल्प विरासत में मिले। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उचित प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि संसाधनों का उपयोग वर्तमान पीढ़ी भी करे और वे संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध हो सके। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवसर जो वर्तमान पीढ़ी को दिए जा रहे हैं, वे अवसर, वे विकल्प आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके। नेक्स्ट बात करेंगे उत्पादकता की। उत्पादकता बड़ा ही दिखने में थोड़ा क्लिष्ट लगेगा आपको, परिभाषा से हम पढ़ेंगे, लेकिन बड़ा सरल सी शब्दों में मैं कहूँ, उत्पादक का मतलब होता है क्षमताओं में सुधार। जो व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य कर रहा है उसकी उत्पादकता में वृद्धि कर देना, इसे कहूँ मैं स्किल डेवलपमेंट कह सकते हैं, उसकी स्किल में विकास कर देना। यदि कोई व्यक्ति एक मान के चले कोई टेलर है, सिलाई करता है, तो उसकी दक्षता में वृद्धि, उसको बहुत अच्छा टेलर बना देना। कोई टेक्नीशियन है तो उसका बहुत अच्छा टेक्नीशियन बना देना। कोई मान के चले कोई पशुपालन कर रहा है तो उसके पशुपालन के लिए उसको और बेहतर सुविधाएं देना ताकि उसका पशुपालन और बेहतर हो सके। ठीक है। कोई श्रमिक है तो उसको श्रमिक को और इस प्रकार से ट्रेंड किया जाए कि वो बहुत बेहतर श्रमिक बन सके। ठीक है। तो मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का तात्पर्य मानव श्रम की दक्षता और प्रभावशीलता से है। ठीक है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए
उत्पादकता बढ़ाने में लोगों की क्षमताओं में निवेश करना शामिल है, जैसे कि उनके ज्ञान और स्वास्थ्य में सुधार करना, जो अंततः बेहतर कार्य प्रदर्शन की ओर ले जाता है। मैं एक सरल सा उदाहरण लेके चलता हूँ। मान के चले कोई टीचर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई ट्रेनर है। यदि उसके पास ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से वो अपने स्टूडेंट्स को और बेहतर ज्ञान दे पाएगा। और बेहतर करने के लिए जरूरी है कि वो ट्रेनर को, उस डॉक्टर को, उस साइंटिस्ट को, उस टीचर को और बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए, और बेहतर कॉलेज और बेहतर यूनिवर्सिटी दी जाए, और उसी प्रकार के अवसर उसके स्टूडेंट्स को, आने वाली पीढ़ी को दिए जाएं, ताकि वो अपने ज्ञान को और स्किल्ड बना सके और आने वाली पीढ़ियों तक इस ज्ञान को दे सके और उस ज्ञान का उपयोग करके समाज के विकास में योगदान दे सके। स्वास्थ्य में सुधार यदि होगा तो निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा, और व्यक्ति का बुद्धि और विवेक का विकास होगा, और वो समाज में प्रतिभागिता दे पाएगा। क्योंकि मूल में जो है उत्पादकता, सॉरी, मानव विकास के मूल में क्या है? मानव है। मानव विकास के मूल में क्या है? मानव है। उसका सार्थक जीवन हो, उद्देश्यपूर्ण जीवन हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सशक्तिकरण की। तो सशक्तिकरण में व्यक्तियों को स्वतंत्रता, क्षमता में वृद्धि करके विशेष रूप से वंचित समूह के लिए चुनाव करने और अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति देना शामिल है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखा जाए तो दिखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दाएं बाएं से निकल ना जाए। हम पॉइंट बात करेंगे। सशक्तिकरण का मतलब है हमें आधार से वंचित समूह का, कोई दलित समूह हो सकता है, कोई आदिवासी समूह हो सकता है, पिछड़े किसी क्षेत्र की पिछड़ी महिलाओं का वर्ग हो सकता है। तो एक विशेष पिछड़े वर्ग या वंचित समूह को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं कि वो अपनी क्षमताओं में, अपनी दक्षताओं में, अपने विकल्पों में वृद्धि कर सकें, ताकि अपने समाज का, अपने पिछड़े लोगों का उत्थान कर सकें। वो अपने पसंद का नेता चुन सकें, अपने पसंद की सरकार बना सकें, अपने पसंद का अपने क्षेत्र में वो है प्रशासन चुन सकें। कहने का मतलब है सशक्तिकरण का मतलब है पिछड़े, वंचित, ठीक है, लोगों को सशक्त करना, उनको मजबूत करना। अब बात करेंगे मानव विकास के उपागम की। मानव विकास के 4 उपागम होते हैं: आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। एक एक उपागम की बात करेंगे। आय उपागम से तात्पर्य आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। बहुत सरल सी बात है। आय उपागम यानी आय का स्तर क्या निर्धारित करता है? व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से अपने धन का उपयोग करने में सक्षम होता है, उसका मापन करना है। मैं एक उदाहरण लेके चलूं। मान के चले एक रामलाल है और एक श्यामलाल है, ठीक है। दोनों बाजार जाते हैं अपने बच्चे के लिए सामान लेने के लिए। दोनों को एक खिलौना पसंद आता है। दुकानदार से पूछते हैं भाई इसकी कीमत क्या है? दुकानदार कहता है ये 5,000 का है। रामलाल कहता है यार ज्यादा महंगा। श्यामलाल कहता है ठीक है पैक कर दो। क्या अंतर है दोनों में? क्योंकि रामलाल की जेब, रामलाल की पॉकेट ये अलाउ नहीं कर रही है अब उसके जेब में खर्च करने को तो इतने पैसे नहीं है। वो घर से बजट बना के आया, 5,000 है, पूरी शॉपिंग करके ले जानी है। और वहीं श्यामलाल का बजट अनलिमिटेड है। वो अपने बच्चे की सुविधा के लिए वो 5,000 का खिलौना भी 2,000 का खिलौना भी आसानी से खरीद लेता है। कारण इन दोनों में अंतर क्या हुआ? अर्थात रामलाल की वार्षिक आय कम है और श्यामलाल की वार्षिक आय अच्छी है। तो स्वतंत्र रूप से उसने अपने अर्थ का उपयोग कर पाया, जबकि रामलाल जिसकी वार्षिक आय कम है वो स्वतंत्र रूप से अपनी आर्थिक अर्थ का उपयोग, अपने धन का उपयोग नहीं कर पाया। यहाँ आपको स्पष्ट होता है कि जिसकी आय का स्तर ऊंचा होगा वह उसका मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। यानी आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। उसके बाद बात करते हैं कल्याण उपागम की। कल्याण उपागम में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर किए जाने वाला खर्च आता है। किसी कल्याण उपागम में किस पे आता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर किए जाने वाला खर्च आता है। किसी भी सरकार का ये दायित्व बनता है, किसी भी सरकार का यह दायित्व बनता है कि कल्याण पर अधिकतम विवेक करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करे। ठीक है। उसके बाद आधारभूत आवश्यकताओं का उपागम है। कहीं कहीं पे ये मूलभूत आवश्यकता उपागम भी आपको लिखा मिलेगा। इस उपागम को मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ने प्रस्तावित किया था। मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है
इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में की पहचान की गई है। 6 न्यूनतम आवश्यकता क्या है बच्चों? स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास। ठीक है, आवास यानी रहन सहन, आपका घर, स्वच्छता आपके आसपास स्वच्छता, घरों में स्वच्छता, जल आपूर्ति, पेयजल की व्यवस्था, और स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन। ये 6 मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने चिन्हित की हैं। तो कब कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आधारभूत आवश्यकता उपागम के आधार पर 6 मूलभूत आवश्यकताओं को लिखिए, या 6 मूलभूत आवश्यकताएं कौन से संगठन ने दी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। क्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। पूछ लेता है कि कौन से उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, तो हम बताएंगे क्षमता उपागम। क्षमता उपागम का मतलब है संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमता का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। यह लाइन किसने कही? अमर्त्य सेन ने। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। अब बात करेंगे मानव विकास का मापन। ठीक है बच्चों, अब तक हम पढ़ रहे थे मानव विकास के स्तंभ पढ़े 4, फिर मानव विकास के क्या पढ़े? उपागम पढ़े। अब बात करेंगे मानव विकास के मापन की, कि मानव विकास कितना हुआ किसी देश में, कितना नहीं हुआ, इसका मापन कैसे करेंगे। बच्चों ने प्रारंभ में पढ़ा था कि विकास एक सापेक्षिक राशि होती है। विकास कैसी राशि होती है? सापेक्षिक राशि होती है। शुरू में हमने पढ़ा था कि वृद्धि निरपेक्ष होती है, मूल्य निरपेक्ष होती है, और विकास जो होता है वो कैसा होता है? सापेक्षिक होता है। यहां मैं आपको इन 2 शब्दों का थोड़ा सा अर्थ बता दूं कि निरपेक्ष और सापेक्ष का मतलब क्या होता है। निरपेक्ष का मतलब होता है जब किसी राशि के मापन के लिए, किसी राशि के मापन के लिए, किसी कारक के मापन के लिए हमें किसी अन्य राशि से तुलना ना करनी पड़े। उसके लिए एक निश्चित यूनिट होती है, निश्चित इकाई होती है। जैसे वजन के लिए किलोग्राम होता है, लंबाई के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर होता है, आयतन के लिए लीटर होता है, ठीक है, दाब के लिए पास्कल होता है, बल के लिए न्यूटन होता है। जब किसी राशि के पूर्ण ज्ञान, राशि के पूर्ण ज्ञान को देने के लिए, राशि का पूर्ण ज्ञान करने के लिए उसके साथ एक इकाई दे दी जाती है, तो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। एक तो होता है परिमाण। आप ये थोड़ी सी फिजिक्स वाली, विज्ञान वाली बात हो गई, चूंकि हमने कहा था कि हम आपको ज्योग्राफी विद साइंस में ज्योग्राफी को पढ़ाएंगे विज्ञान के कंसेप्ट के साथ। तो मान के चले मैंने लिखा 5 किलोग्राम, कोई वस्तु है वो 5 किलोग्राम है, तो 5 क्या हुआ? इसका परिमाण हुआ। परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, बहुत सिंपल सा है। और किलोग्राम क्या हुआ? किलोग्राम हुई इसकी क्या हुआ? किलोग्राम हुई इसकी इकाई, या यूनिट कह सकते हैं इसको, इकाई। ठीक है, तो जब किसी राशि में, भौतिक राशि में, या जब किसी भौतिक राशि का ज्ञान करने के लिए परिमाण के साथ साथ एक यूनिट भी चलती हो, यूनिट भी चलती हो, और इसका ज्ञान करने के लिए, किसी राशि का ज्ञान करने के लिए किसी अन्य राशि से तुलना ना करनी पड़े, तो वो निरपेक्ष राशि होती है। जैसे कि वृद्धि, ऐसा फला व्यक्ति 55 किलोग्राम का हो गया, फला व्यक्ति 5 फुट 3 इंच का हो गया। ठीक है, वहीं विकास की बात करें तो विकास के लिए कोई यूनिट या कोई इकाई, कोई मापक नहीं होता है। जैसा फला इतना होशियार, इंटेलिजेंट है, फला स्कूल का इतना विकास हो गया है, या उस व्यक्ति का इतना विकास हो गया है, उसकी बुद्धि का इतना विकास हो गया है, उसकी सामाजिकता का इतना विकास हो गया है, उसके विवेक का इतना विकास हो गया। तो विकास का कोई मापक, कोई स्केल नहीं होता है। इसके लिए यानी ऐसी राशियां जिनका पूर्ण ज्ञान करने के लिए उनकी तुलना किसी अन्य राशि से की जाए। नहीं आई समझ में? अभी समझा देता हूं आपको। मैं कहूं कि मान के चले ए व्यक्ति है, और मैं कहूं कि ए व्यक्ति एक पहलवान है। अब आप मुझसे प्रश्न करें, सर ए पहलवान है, बहुत अच्छा। मैंने कहा कि ए अच्छा पहलवान है, ए आदमी बलशाली है, तो आपका प्रश्न बनेगा सर बलशाली है कैसे पता चलेगा? कि मैंने तुलना की है, वो बी से कुश्ती लड़ा था और ए जीत गया था, तो ए बलशाली है। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। तो यहां बलशाली होना यानी पहलवान होना, बल की बात नहीं हो रही है, फिजिक्स वाला बल है जिसका मात्रा न्यूटन होता है, वह बात नहीं हो रही है। यह ताकत की बात हो रही है। ताकत का मापन कैसे किया हमने? ताकत का मापन किया ए की तुलना की बी से,
तब हमें अंदाजा हुआ कि ए व्यक्ति बी से ताकतवर है, तो सापेक्ष राशि है। लेकिन हो सकता है बी से भी ताकतवर कोई हो, कैसे पता चलेगा? सॉरी, ए से ताकतवर कैसे पता चलेगा? ए से कुश्ती कराओ साहब, पता चला सी तो से ज्यादा ताकतवर है। तो विकास भी इसी प्रकार का मापक होता है। हमने कहा मानव विकास का तात्पर्य उसके बुद्धि और विवेक का विकास है। तो बुद्धि और विवेक के विकास मापन करने के लिए कोई इकाई बनी है? कोई इकाई नहीं बनी हुई है। आप जानते होंगे, सुनते होंगे आई क्यू का भी कोई मात्रा नहीं होता है पीछे। ऐसे ही विकास का कोई यूनिट, कोई इकाई नहीं होती। विकास के मापन करने के लिए किसी देश के लोगों के विकास की तुलना अन्य देश के लोगों के विकास से की जाती है। और वह विकास का जो ये मापन है, ये तुलना करके, सापेक्ष करके। सापेक्ष का मतलब होता है दूसरे की अपेक्षा, सापेक्ष, दूसरे की अपेक्षा कितना हुआ। ठीक है, एक बहुत सरल सा उदाहरण देता हूं मैं आपको कि आपके पड़ोस में दो व्यक्ति रहते हैं, मान के चले, वही उदाहरण ले लेता हूं, राम और श्याम, जो बाजार में खिलौना लेने गए थे। सॉरी व्यवधान के लिए। तो मैं कह रहा था कि आपके आस पड़ोस में वही दो आदमी ले लेते हैं हम, कौन कौन ले लेते हैं देखते हैं। हम एक ले लेते हैं वही रामलाल श्यामलाल जो बाजार गए थे। ठीक है, एक ले लिया मैंने राम, एक ले लिया श्याम। आराम से समझेंगे इस चीज को, राम और श्याम। ठीक है, वही राम है जो 2000 का खिलौना खरीद नहीं पाया और श्याम लाल ने उसको इजीली खरीद लिया। तो राम और श्याम दोनों साथ बचपन में साथ साथ पढ़े थे। ठीक है, दोनों ठीक थे, पढ़ने लिखने में सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और आज स्थिति यह है, आप देखते हैं कि श्याम का घर बहुत बड़ा है, उसके पास गाड़ी है, उसका बैंक बैलेंस भी है, उसका बच्चा विदेश पढ़ रहा है। वही रामलाल का घर थोड़ा छोटा है, उसके पास केवल मोटरसाइकिल है, उसका बच्चा सरकारी विद्यालय में कहीं यहाँ आसपास ही पढ़ रहा है। और आपसे पूछा जाए कि भाई इन दोनों से किसका विकास हुआ, आप कहेंगे साहब श्याम का विकास हुआ है। कैसे तुलना की? क्योंकि आपसे तुलना करने के लिए कहा गया कि साहब श्याम राम की तुलना में विकसित। और यही मैं कह दूंगा, आप किसी शहर में चले जाओ, वहां एक व्यक्ति देखते हो उसका घर बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है, 5-7 गाड़ियां हैं, वो हर 7 दिन विदेश जाता रहता है। अब आपसे मैं कहूं कि भाई कौन ज्यादा विकसित हुआ, तो साहब ये व्यक्ति तो श्याम से ज्यादा विकसित है। तो विकास एक ऐसी राशि है जिसका ज्ञान करने के लिए तुलना करना आवश्यक है, अपेक्षा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो किसी देश के लोगों का विकास मापने के लिए, किसी देश के लोगों का विकास मापने के लिए विकास के जो मूल बिंदु है, 3 मूल बिंदु। कितने बिंदु? 3 मूल बिंदु। कौन कौन से लिए थे हमने? 3 मूल बिंदु है, शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच, ये 3 बिंदु हैं। संसाधनों तक पहुंच को क्या कहा जाता है? आय। ठीक है, हमने कहा था रामलाल श्यामलाल। शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, इन 3 मूल बिंदुओं को ध्यान में रखकर किसी देश का मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मानव विकास सूचकांक का निर्धारण कुछ चुने विकास मापदंडों के आधार पर देशों का क्रम तैयार करके किया जाता है। देशों का क्रम तैयार करते हैं। यह क्रम 0 से 1 के मध्य स्कोर पर आधारित होता है। यानी कि जब मानव विकास का क्रम निर्धारित करते हैं तो उस क्रम में जितने देशों का हम सूचकांक बना रहे हैं उन सभी को क्रम से रखते हैं। जैसे वर्तमान में 193 देशों को मानव विकास की सूची में रखा गया है। वर्तमान का मतलब मैं अपनी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से बात कर रहा हूं, जो आपके सामने आंकड़े आएंगे यहाँ से आगे, वो 193 देशों की सूची के अनुसार आंकड़े होंगे। तो 193 देशों की सूची में, सूची क्यों बनाई गई? क्योंकि मैंने कहा मानव विकास का पता कैसे चलेगा? दूसरों से तुलना करके। ठीक है, और इसके लिए पूरे विश्व के देश जितने भी हैं उनके मानव विकास के सूचकांक को निकालने के लिए क्या किया गया? सबकी लिस्ट बनाई गई है और सूची में प्रत्येक देश को स्थान रखने के लिए उसको कुछ अंक दिए गए हैं। और वो अंक कितने? 0 से 1 के बीच। 0 से 1 के बीच का एक स्कोर होता है जिसके आधार पर यह क्रम तैयार होता है। इस स्कोर को देने के लिए मैंने कहा क्या चीज आधार बनाते हैं? वही 3 चीजें वही मैंने लिखी। ठीक है, वो क्या है?
वो है स्वास्थ्य, ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और क्रय शक्ति क्षमता। थोड़ा समझेंगे, मैंने जो लिखा है उसको समझेंगे कि भाई शिक्षा का पता कैसे चलेगा। शिक्षा का पता चल लगेगा किसी देश में साक्षरता दर और साक्षरता दर को माप लिया जाए। क्या माप लिया जाए? साक्षरता दर को माप लिया जाए। स्वास्थ्य कैसे पता चलेगा? उस देश के लोगों की जीवन प्रत्याशा को माप लिया जाए। संसाधनों तक पहुंच का कैसे पता चलेगा? वहां की क्रय शक्ति क्षमता माप ली जाए, एक आय का निर्धारण कर दिया जाए। तो इन तीनों मूल बिंदुओं का या तीन जो आयाम हैं इनका आकलन किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं बारी बारी से। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भार अंक दिया जाता है। सभी विकास आयामों को का सम्मिलित योग मानव विकास सूचकांक को दर्शाता है। यह सूचकांक स्कोर 1 के जितना अधिक निकट होगा, मानव विकास का स्तर उतना ही उच्च होता है। बारी बारी से बात करेंगे एक एक की। इस चार्ट को रहने देते हैं, इससे आपकी समझ में नहीं आएगा। यहां से बात करते हैं हम, सॉरी, यहां पे मानव विकास सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जिसका उपयोग देश को मानव विकास के आधार पर आयाम देने के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु किताब से लिए गए, बाहर से कुछ नहीं लेता मैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं तो मैं भूगोल के बहुत सारे विद्वान हैं वहां से, ठीक है, उनको अनुसरण करके मैं उनका उपयोग कर लेता हूं। इस सूचकांक से यह पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। ठीक है, अगला बिंदु, इसमें किसमें? मानव विकास सूचकांक की जो सूची है इसमें देश का क्रम निश्चित किया जाता है। सूचकांक के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर देश का क्रम निर्धारित करते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है, यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित है। स्कोर 1 के जितना निकट होगा, मानव विकास उतना ही अधिक होगा। स्कोर जो है वो 1 के जितना निकट होगा, मानव विकास उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए ये है 983, ठीक है, 0 गलत है, तो 0.983 अति उच्च स्कोर, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर का स्कोर माना जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? मानव विकास सूचकांक यानी HDI, क्या बोलते हैं इसको? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI किसने दिया है? UNDP, पूछ लिया था एग्जाम में, किसने दिया है? UNDP। UNDP क्या है? UNO की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। UNO यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक HDI को 3 आयामों का उपयोग करके मापा और अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं मुख्य बात पे कि भाई ये मापा कैसे मापा? हमने कहा 3 मुख्य आयाम है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक। निकालते कैसे हैं देखते हैं। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए, किसका मूल्यांकन करने के लिए? स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक है जन्म के समय। कब? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर हैं। मैंने कहा कि हम स्वास्थ्य का मूल्यांकन कैसे करेंगे? हमने 3 बिंदु माने, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय सूचकांक। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन कैसे करेंगे? स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए हम जन्म के समय, किसी क्षेत्र में जन्म के समय जो शिशु पैदा हो रहा है, ये अनुमानित किया जाता है कि इस देश में इस बच्चे की आयु यानी जीवन प्रत्याशा मतलब है जीने की उम्र, ये कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है। तो जीवन प्रत्याशा जो होगी वह स्वास्थ्य का मूल्यांकन के लिए वो एक निर्धारित मापदंड होगा। ठीक है, जितना अच्छा जीवन, जितना दीर्घ जीवन, उतना ही मानव विकास ज्यादा। शिक्षा सूचकांक निकालने के लिए 2 चीजों का आकलन किया जाता है किसी देश की। ये फ्रॉड नहीं है, ये प्रौढ़ है। क्या है बच्चों? प्रौढ़ जानते हैं ना? हाँ, प्रौढ़ जो वयस्क होते हैं, ठीक है, 25-30 साल से ऊपर के जो लोग होंगे उनकी साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात
इन दो चीजों के ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है क्या? शिक्षा सूचकांक। तो प्रौढ़ साक्षरता दर का आकलन कर लेंगे और उस देश के नामांकित बच्चों की संख्या निकाल लेंगे। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। आय सूचकांक, आय सूचकांक तो बहुत सरल सा है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ मापा जाता है, यानी कि वार्षिक आय निकाल लेते हैं किसी देश के लोगों की। और इन तीनों सूचकांकों से जो अंक प्राप्त हो रहे हैं हमको, उनका प्रत्येक को 1/3 भारता दी जाती है। तीनों में से 1/3, 1/3 और 1/3, और तीनों का जो औसत मान निकल के आता है वह उस देश का मानव विकास सूचकांक होता है। यूएनडीपी ने ये जो चारों सूचकांक कैसे, 4 आयाम कैसे पता चला आपको? एक जीवन प्रत्याशा के लिए, ठीक है, 2 है यहाँ पे, एक प्रौढ़ साक्षरता दर है, एक सकल नामांकन अनुपात है, और एक है आय। ठीक है, देखें बारी बारी से। न्यूनतम मान रखा है, इस भाषा को पढ़ने की बजाय सीधे इस पे आ जाएं तो हम, यूएनडीपी ने जीवन प्रत्याशा का न्यूनतम मान रखा है 20 वर्ष, अधिकतम रखा है 85 वर्ष। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष रखे 0 और अधिकतम मान रखा है 18 वर्ष। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष रखे 0, अधिकतम मान रखा है 15। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के लिए न्यूनतम आय रखी है $100 और अधिकतम रखी है $75,000। हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप ये समझ सकें कि ये अंक 0 से 1 का स्कोर कैसे निकल के आएगा। अब इस स्कोर को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, मैं थोड़ा सा उस फॉर्मूले के बारे में आपके केवल 1 मिनट यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। मान के चले किसी देश के जीवन प्रत्याशा को अंक देने हो, यानी कि स्वास्थ्य को अंक देने हो, तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है, देख लें, वास्तविक मान। क्या मान? वास्तविक मान। इसमें से घटाया जाएगा वास्तविक मान माइनस क्या किया जाएगा? न्यूनतम मान। न्यूनतम जो यहां लिखा हुआ है उसके नीचे लिखेंगे हम लोग, उसके नीचे अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। उदाहरण के लिए भारत की बात करें तो भारत में वास्तविक आयु जो है वह कितनी है? 65। कितनी है? 65। 65 में से माइनस किया जाएगा, सॉरी ये नहीं दिख रहा है आपको, रेड कलर लेते हैं। 65 माइनस न्यूनतम मान कितना है आयु के लिए? 20 माइनस 20। अधिकतम आयु कितनी है? 85 माइनस न्यूनतम कितना है? 20। ये जो मान निकल के आएगा 65 में से 20 आप घटा लेंगे तो बचेगा क्या? 45। ठीक है, क्लियर है। और नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा 55, सॉरी ये बचेगा 65। 65 डिवाइडेड कर देंगे 45 में, ये जो निकल के आएगा 0.6 जो भी निकल के आएगा वह होगा जीवन प्रत्याशा के लिए स्कोर। ऐसे ही सभी का स्कोर निकाल के सबको जोड़ के 4 का भाग दे देंगे, औसत निकल के आ जाएगा और वह औसत हमको बताएगा उस देश का मानव विकास सूचकांक। मानव गरीबी सूचकांक की बात करें, मानव विकास से संबंधित यह सूचकांक मानव विकास में कमी को दर्शाता है। यह एक बिना आय वाला माप है जिसमें 40 वर्ष तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या, अल्प भार वाले छोटे बच्चे सभी इसमें गिने जाते हैं। प्राय मानव गरीबी सूचकांक एसडीआई की तुलना में अधिक कमी को दर्शाता है। ये गरीबी सूचकांक भी निकाला जाता है जिसके लिए आधार माना गया है किसी देश में 40 वर्ष तक जीवित न रह पाने की संभावना कितनी है, प्रौढ़ निरक्षरता दर कितनी है, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या कितनी है, अल्प भार वाले छोटे बच्चे कितने हैं, सभी गिने जाते हैं। और फिर क्या किया जाता है, इन दोनों सूचकांक मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक दोनों का संयुक्त अवलोकन कर उस देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत होता है। अब बात करेंगे मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। हमारे पाठ्य पुस्तक के इस चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक है, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं मतलब कौन देश उस सूची में कितने स्थान पर है, कौन देश किससे ऊपर है, कौन देश किससे नीचे है। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। लर्नर्स, ये जो मानव विकास सूचकांक है बहुत सारे विद्वानों की दृष्टि में ये मानव विकास सूचकांक थोड़ा बायस है, वो इसको बहुत सारी चीज़ों से इसकी से सहमत नहीं है, क्योंकि बड़े देशों की तुलना में छोटे देशों का कार्य बेहतर दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि बड़े देशों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, वहाँ संसाधनों का वितरण करने में समस्याएं आती हैं।
तो मानव का विकास कम दिखता है, स्कोर कम मिलता है। मानव विकास में निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा। निर्धन राष्ट्रों का, उदाहरण के लिए श्रीलंका, ट्रिनिडाद टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है, जबकि हम सभी जानते हैं श्रीलंका में कुछ दिनों पहले भुखमरी फैली, यानी कि महंगाई इतनी उच्च स्तरीय हो गई बहुत ज़्यादा, तो वो मानव विकास सूचकांक हमसे ऊपर कैसे है, क्योंकि वो छोटा देश है। तो ये मानव विकास के जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं बड़ी रुचिकर है। हमारी किताब में स्पष्ट लाइन लिखी हुई है, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। स्पष्ट करो, मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, स्पष्ट करो, तो स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम। क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई मानव विकास में इसलिए रुचिकर है मानव विकास अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, क्योंकि उसमें बड़े देशों की तुलना में छोटे देशों का कार्य अच्छा दिख रहा है। ठीक है, मानव विकास में निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम, यानी वो उस सीरीज में, उस सूची में, उस सूची के क्रम में धनी पड़ोसियों से ऊंचे हैं। उदाहरण दे देंगे, श्रीलंका, ट्रिनिडाद टोबैगो अपने पड़ोसी देशों से ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जैसे भारत से ऊंचे हैं ये लोग तीनों उस लिस्ट में। ठीक है, एक अगला हम यह बिंदु रखेंगे, कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद भी मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से बेहतर है। ठीक है, ये अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। अति उच्च मानव विकास वाले देश, उच्च मानव विकास वाले देश, मध्यम मानव विकास वाले देश और निम्न मानव विकास वाले देश। पुरानी पाठ्य पुस्तकों में ये संख्या आपको अलग मिलेगी और नई पाठ्य पुस्तकों में ये संख्या जो आपके सामने लिखी हुई ये मिलेगी आपको। अति उच्च मानव विकास उन देशों को रखा जाता है इस श्रेणी में जिनका मानव विकास स्कोर 0.800 से ऊपर होता है। ठीक है, इसमें 66 देश हैं, जिसमें नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, ठीक है, ऐसे कुछ देश हैं, आगे बात करेंगे इनकी। उच्च मानव विकास का स्तर उच्च जिन देशों का होता है उन देशों को श्रेणी में रखा जाता है जिनका स्कोर 0.700 से 0.799 के बीच होता है। 49 देश हैं, जिसमें चीन, श्रीलंका, क्यूबा, पेरू, ईरान, ब्राजील ऐसे कुछ देश हैं। मानव विकास स्तर का मध्यम उन देशों में होता है जिनके मानव विकास सूचकांक का स्कोर होता है 0.550 से 0.699 के बीच होता है। ठीक है, इसमें देशों की संख्या 44 है। भूटान, इराक, भारत, नेपाल इसमें सम्मिलित है, यानी भूटान मध्यम विकास मानव विकास के स्कोर में आता है। निम्न विकास में आते हैं 0.549 से नीचे इनका स्कोर होता है। 32 देश है, नाइजीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसके उदाहरण हैं, एक एक करके देख लेते हैं। अति उच्च मानव विकास वाले देश हैं जिनका स्कोर 0.800 से अधिक है। इसमें 66 देश आते हैं इस वर्ग में, जिन्हें प्रमुख 10 देश हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार दे रखे हैं। नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क। यहाँ देखें तो इनमें से अधिकांश देश यूरोप के देश हैं, जैसे नॉर्वे हो, आयरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, हांगकांग छोड़ दें आप, आइसलैंड हो, जर्मनी हो, स्वीडन हो, ठीक है, नीदरलैंड और डेनमार्क, ये सभी यूरोपियन कंट्रीज हैं। और ऐसा अति उच्च मानव विकास क्यों हुआ? क्योंकि हम सभी जानते हैं यूरोप में औद्योगिक क्रांति बहुत प्रारंभ से ही शुरू हो गई थी, औद्योगिक विकास हुआ यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे जलवायु, प्राकृतिक जलवायु भी बहुत बेहतरीन है मानव निवास के लिए। ठीक है, उच्च मानव विकास वाले देश, इसमें 49 देश शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश देश यूरोप में ही अवस्थित है। ठीक है, वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वे देश हैं जहाँ सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। ठीक है, लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। इसमें अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियां हैं तथा यहाँ सामाजिक विविधता बहुत कम है। सामाजिक विविधता का मतलब है रंग, रूप, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विभाजन बहुत कम है। ठीक है, SDI रैंकिंग के जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो यहाँ दिख रही है आपको। ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है, जर्मनी है। ये अति उच्च और उच्च वाले ले लिए, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्यम मानव विकास के वर्ग में 44 देश हैं, जैसे वेनेजुएला, बोलीविया, मोरक्को, भूटान, इराक, बांग्लादेश, भारत 132वां स्थान है, म्यांमार, नेपाल आदि। ये आंकड़े हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार 2021-22 के आंकड़ों पर आधारित है। इस वर्ग के अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। महत्वपूर्ण लाइन है, इस वर्ग के कुछ देश पूर्व उपनिवेश थे, जबकि अन्य देशों का विकास 1990 में तत्कालीन सोवियत संगठन के विघटन के पश्चात हुआ है। पहले सोवियत संघ, जो रूस आज है, वो पहले सोवियत संघ था, जिसमें बहुत सारे देश थे, उसका विघटन हो गया 1990 में। ठीक है, अधिकांश देश पूर्व उपनिवेश थे। उपनिवेश किसके थे? जैसे अंग्रेजों के, फ्रांसीसियों के, पुर्तगालियों के।
इस वर्ग के अधिकांश देशों में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। इसके बावजूद भी इस वर्ग के अनेक देश अधिक लोक उन्मुख यानी लोगों के लाभकारी नीतियों को अपनाकर सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग लगानी है बच्चों एक बार इसकी, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसको पढ़ने में। उसके बाद बात करेंगे निम्न मानव विकास वाले इस वर्ग में कितने देश आते हैं, 32 हैं। अधिकांश देश छोटे हैं, जैसे छोटे देशों माली, चाड, इनकी नाम ले सकते हैं। बड़े देश भी हैं, नाइजीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, रवांडा, सोमालिया, बहुत सारे हैं। इस नामों को लेने के पीछे मेरा कार्ड है। नाइजीरिया इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, ऊपर से नीचे जाएं तो 193 नंबर पे है सोमालिया। कौन है? सोमालिया। ऐसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर 32वें नंबर पे यहाँ पे, यानी कि लगभग 170 के आसपास आपको मिलेगा क्या? नाइजीरिया। ठीक है, इस वर्ग के अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारियों के अधिक घटनाओं से गुजर रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। ठीक है, मैंने आपको प्रारंभिक चित्र दिखाया था, उस चित्र में एक तरफ बाईं तरफ था एक सिएरा लियोन देश, वो इसी श्रेणी में आता है लोगों। ठीक है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न है, क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध आदि होते रहते हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, पाठ्य पुस्तक में नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ दे दिया। आप इसका अध्ययन करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से इस स्केल का उपयोग करके, नीचे स्केल का उपयोग करके 0.4 तक जिनका स्कोर है वो देश, 0.5 तक जिनका स्कोर है वो देश, 0.6 तक जिनका स्कोर है, ये कलर दे रखें, 0.7 तक स्कोर, 0.8 तक स्कोर, 0.9 तक और 1 तक, 0.9 और 1 के बीच में। ठीक है, जहाँ लाइन ऐसी खिंची हुई है वहाँ का डाटा उपलब्ध नहीं है, जैसे आइसलैंड का, सॉरी ग्रीनलैंड का डाटा नहीं है, एक कोरिया है उसका डाटा नहीं है। ठीक है बच्चों, ये इंडिया 2020 में 131 नंबर पर था। ये देशों की लिस्ट है जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर अध्ययन कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको इसी प्रकार ज्योग्राफी के सिलेबस को कवर करने के लिए, ज्योग्राफी की नई नई चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद सुनने के लिए।